हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर क्लास हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आज पढ़ेंगे मालव जनपद। मालव जनपद जो है कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जनपद है जिसका इतिहास भारत में बहुत ज्यादा कह सकते हैं प्रभावशाली रहा था। मालव जनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। मालव जनपद क्या है? राजस्थान का एक जनपद है जो मध्य राजस्थान से जुड़ा हुआ है। मध्यवर्ती जो राजस्थानी भाग है वो मालव जनपद से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं मालव जनपद। मालव जनपद हम इससे पहले शिवी जनपद पढ़ चुके हैं, शिवी से पहले हम मत्स्य जनपद भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे मोस्टली जो दो जनपद है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा तीसरा जो जनपद है वो है मालव जनपद। ये हमारा लास्ट जनपद है जिसमें हम इस जनपद का अध्ययन करेंगे। आखिरकार हम बात करते हैं मालव जनपद के बारे में कि आखिरकार मालव जनपद था कहां। तो मालव, हम मालवों की बात करते हैं। तो मैं मालव जनपद की जब बात कर रहा हूं तो मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं कि जो मालव जनपद है वह मालव जनपद एक ऐसा जनपद था जिसने भारतीय इतिहास में अपना स्थान बहुत अच्छे रूप में स्थापित करके रखा हुआ था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं मालव जनपद के बारे में। क्यों? क्योंकि यह एक गणराज्य है। पहली चीज, मालव जनपद एक गणराज्य है और जो राजस्थान है उसके प्रमुख गणराज्यों में से एक है। काफी प्रभावशाली गणराज्य ये उस समय था और इसका जो अस्तित्व है, मालव जो गणराज्य है उसका अस्तित्व गुप्त काल तक रहा। समुद्रगुप्त के समय तक इसका अस्तित्व रहा। तो एक बहुत बड़ी बात है कि कहां पर हम देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व यह जनपद था। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व यह जनपद था और उसके बाद से लेकर गुप्त काल तक यह जनपद अपने अस्तित्व में रहा। जबकि हम इसके विपरीत देखें तो जो शिवी थे, मत्स्य जनपद था, इनका अंत हो चुका था उससे पहले। परंतु ये जो मालव जनपद है ये कब तक रहा? ये रहा गुप्तों के समय तक। तो मालव जो जनपद है एक ऐसा महत्वपूर्ण जनपद है, एक ऐसा जनपद था जिसने गणराज्य व्यवस्था होने के बावजूद भी, एक राज्य होने के पश्चात भी उसका शासन काफी लंबे समय तक विद्यमान रहा था। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इतने लंबे समय तक उसका शासन विद्यमान रहा है, यानी हम बात कर रहे हैं मौर्य काल से पूर्व की, यानी नंदों के समय से लेकर, नंद काल से लेकर और गुप्तों के काल तक इसका शासन काल रहा है। अब मालव जो जनपद है वो कहां था? हम बात करते हैं मालव जनपद के बारे में, क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो मालव जनपद का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो मालव जनपद का पहले जो टॉपिक हम पढ़ते हैं कि मालव जनपद है क्या, मालव जनपद के बारे में हम क्या जानते हैं, तो उसमें हम पहली चीज पढ़ते हैं कि मालव जनपद का क्षेत्र क्या है। तो मालव जनपद का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मालव जनपद का क्षेत्र है टोंक, अजमेर और मेवाड़ क्षेत्र। टोंक, अजमेर, मेवाड़ क्षेत्र। टोंक, अजमेर, मेवाड़ क्षेत्र। बूंदी का कुछ हिस्सा भी इसके अंदर सम्मिलित था। तो मोस्टली टोंक, अजमेर, मेवाड़ का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। यानी राजसमंद हुआ तो यहां तक का कुछ भाग उसके अंतर्गत आ रहा है। तो मेवाड़ राज्य जो था उसका कुछ हिस्सा, अजमेर और टोंक। मोस्टली जो इसका विकास हुआ वो कहां हुआ है? टोंक में हुआ है। मोस्टली जो मालव जनपद है वो कहां विकसित हुआ है? टोंक में विकसित हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये टोंक में था तो इसकी राजधानी क्या थी? ठीक है, हम इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो राजधानी है वो है करकोट नगर। कौन सी है? करकोट नगर इसकी राजधानी है। तो मालव जो जनपद है उसकी राजधानी है करकोट नगर। करकोट नगर ये इसकी राजधानी है जो टोंक में ही स्थित है। तो करकोट नगर इसकी राजधानी मानी जाती है। टोंक, अजमेर, मेवाड़ जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता था। तो यह क्षेत्र हो गया। और यह क्षेत्र कौन सा है? मध्यवर्ती राजस्थान का क्षेत्र है। मध्य पूर्वी राजस्थान में इसका विकास हुआ है। डेजर्ट एरिया में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो काफी उपजाऊ क्षेत्र में इसका निवास स्थान था। तो उपजाऊ भूमि में ये रह रहे हैं।
करकोट नगर इनकी राजधानी है। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि इसका क्षेत्र विस्तार हमने पढ़ लिया है। तो ये मोस्टली टोंक और उसके आसपास के क्षेत्र मध्यवर्ती राजस्थान में शासन करते रहे। हाँ, कुछ समय इनके शासन जो है वो ऊपर अलवर तक भी विकसित हुए हैं। नीचे हम बात करें कि कोटा तक के क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है, परंतु इनका ज्यादा सफल नहीं रहा विस्तार। करकोट नगर हो गया, इसकी राजधानी हो गई, तो हमने इसका क्षेत्र कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि इसका साक्ष्य हमें क्या क्या मिलता है, साक्ष्य हमें इसके क्या क्या प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मालव जनपद के बारे में हमें कौन कौन बोल रहे हैं, तो मालव जनपद के साक्ष्य हमें कौन कौन से मिल रहे हैं, हमें तीनों साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, हम बात करें पुरातात्विक, ठीक है, पुरातत्व साक्ष्य में है, विदेशी यात्री यात्रा वृत्तांत, और इधर साहित्यिक साक्ष्य। तो पुरातात्विक हो गए, विदेशी यात्री यात्रा वृत्तांत हो गया, और साहित्यिक साक्ष्य हमारे हो गए। तो इस प्रकार जो तीनों तरह के साक्ष्य हमें यहां पर मालव जनपद के दिखाई देते हैं। पुरातात्विक की बात करते हैं, आखिरकार पुरातात्विक साक्ष्य हमें कौन कौन से मिल रहे हैं। पहली चीज मिलती हमें यहाँ के स्थापत्य। ठीक है, कुछ भवन हमें मालव जनपद के प्राप्त हुए हैं। दूसरी चीजें हमें प्राप्त हो रही सिक्के। तो यहाँ पर हमें मालव जनपद के बहुत ज्यादा सिक्के मिले हैं, यानी हजारों की संख्या में हमें मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्के हो गया। अब हम बात करते हैं अगला जो है मृत भांड, यानी मिट्टी के बर्तन भी हमें यहाँ से मिले हैं। मिट्टी के बर्तन हो गए, स्थापत्य हो गया, सिक्के हो गया। अब चौथा है अभिलेख, हमें यहाँ पे अभिलेख मिले हैं। तो मालवों के सिक्के मिले हैं, मालव जनपद के सिक्के थे खुद के। अब अभिलेख कौन कौन से मिले हैं, अभिलेख किन किन अभिलेखों में इसका उल्लेख मिलता है, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में हमें मालव जनपद का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में हमें इसका उल्लेख मिलता है। बड़वा अभिलेख, बड़वा अभिलेख में भी हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार से नासिक अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति और बड़वा अभिलेख में हमें क्या है, साक्ष्य प्राप्त होते हैं मालव जनपद के। तो इन जो कह सकते हैं इन अभिलेखों में मालव जनपद का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति और बड़वा जो यूप स्तंभ लेख है वो भी इस चीज के बारे में हमें बताता है। विदेशी यात्री वृत्तांतों में मोस्टली हमें कर्टियस बताता है। कर्टियस कौन है, ये सिकंदर के जो भारत आक्रमण उनके इतिहासकारों में से एक है कर्टियस। तो कर्टियस भी हमें वर्णन प्रदान करता है मालव जनपद के बारे में। ठीक है, मालव जनपद के बारे में हमें कौन वर्णन प्रदान कर रहा है, कर्टियस। ठीक है, तो कर्टियस हमें इस चीज के बारे में उल्लेख करता है। अब इधर बात करते हैं साहित्य में। तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी किताब है, उस अष्टाध्यायी में भी हमें मालव जनपद के बारे में जानकारी मिलती है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमें इसकी जानकारी मिलती है। फिर इसके अतिरिक्त महाभारत में हमें इसका उल्लेख मिलता है। तो महाभारत और पाणिनि के अष्टाध्यायी ये दो पुस्तकें हैं, साहित्य है, जिनमें हमें मालव जनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इन दो किताबों में हमें इनकी जानकारी प्राप्त हो गई। विदेशी यात्री यात्रा वृत्तांत, यानी विदेशी लोग कौन कौन से यहाँ पर आए, उनमें कर्टियस ऐसे थे जिन्होंने इसका वर्णन किया है। तो कर्टियस मालव जनपद का उल्लेख करता है, कर्टियस। फिर इसके बाद में हम पुरातात्विक की बात करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं। तो हमें कुछ यानी भवन, मकान इत्यादि प्राप्त हुए हैं मालव जनपद के। मालव सिक्के मिले हैं, लगभग 6000 सिक्के मिले हैं हमें, और मोस्टली तांबे के सिक्के हैं। हमें मालव जनपद के समय के मृत भांड प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हमें अभिलेख भी मिले हैं, यानी अभिलेख साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से हैं, नासिक अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति और बड़वा अभिलेख। और इसके अलावा जूनागढ़ प्रशस्ति है, या जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें भी इसका उल्लेख है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भी
मालव जनपद का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है। मालव जनपद का उल्लेख हमें प्राप्त होता है कहां पे? जूनागढ़ अभिलेख में, नासिक अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में और बड़वा अभिलेख में। तो ये प्रमुख 4 अभिलेख हैं जहां पर हमें इसका वर्णन मिलता है। तो इसके अतिरिक्त भी हमें बहुत सी जगहों पर इसका वर्णन मिलेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे साक्ष्य है हमारे पास में, यानी मालव जनपद के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर हम क्या है मालव जनपद के बारे में एक कह सकते हैं एक इतिहास लिख सकते हैं। मालव जनपद उस समय का गणतांत्रिक राज्य है। गणतांत्रिक राज्य होने के पश्चात भी काफी शक्तिशाली था। मालव जनपद उस समय का एक शक्तिशाली राज्य है। अब शक्तिशाली होने के साथ साथ में काफी लंबे समय तक स्थायी रहा और आखिरकार गुप्त काल में जाकर सभी गणराज्यों का अंत हो जाता, तो उनमें मालव गणराज्य भी एक था। अब हम बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त और क्या है मालव गणराज्य और क्या। तो मालव जो गणराज्य है वो एक गणतांत्रिक राज्य होने के साथ साथ में एक लड़ाकू आयुध प्रिय जनजातियों वाले लोग रहते थे यहाँ पर। अब इन लोगों ने जो है अपना स्थान परिवर्तन किया है। राजस्थान में लगभग मत्स्य जनपद को छोड़कर जितने भी जनपद यहाँ पर निवास करते थे वो सभी के सभी पंजाब या फिर कह सकते हो सिंधु नदी के तट से भागकर यहाँ आए थे। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के पश्चात लगभग सभी यहाँ पर भागकर आए थे, उनमें मालव जनपद भी एक था। तो हमने मालव जनपद का क्षेत्र विस्तार क्या है वो पढ़ लिया है और इससे जुड़े हुए साक्ष्य क्या थे उनका भी अध्ययन हमने कर लिया कि मालव जनपद के साक्ष्य क्या है। अब हम इसके आगे का अध्ययन करते हैं, आखिरकार किस किस समय इसका क्या क्या रहा योगदान, तो वो हम पढ़ेंगे। मोस्टली ज्यादा जगह इसका उल्लेख कब मिलता है? अब शुंग काल के बाद में यह मोस्टली ज्यादा दिखाई देता है, परंतु इसे कुछ साक्ष्य पहले भी हैं, कुछ इससे पहले का इसका साहित्य भी हमें प्राप्त होता है या फिर ये हम कह सकते हैं कहानियां हमें इसकी मिलती है। तो मालव जनपद का क्षेत्र हो चुका है, क्षेत्रीय विस्तार हो चुका है, राजधानी हो गई है और मालव जनपद जो है उसका हमने क्या कह सकते हैं, उनका हमने एक तरह से कह सकते हो कि हमने उसका ओरिजिन पढ़ लिया। अब हमने उसका साक्ष्य पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे उसका शासन, यानी मालव जनपद का शासन किस प्रकार से रहा, मालव जनपद का शासन कब से कहां रहा। तो इसका उल्लेख सबसे पहले मिलता है महाकाव्य। महाकाव्य में इसका उल्लेख मिलता है किसमें? महाभारत में। तो महाभारत जो पुस्तक है उसमें इसका उल्लेख मिल रहा है मालव जनपद का उल्लेख मिलता है किसमें? मालव जनपद का उल्लेख मिल रहा है महाभारत में। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि यह जो मालव जनपद के निवासी हैं वो एक लड़ाकू हैं, एक तरह से साहसी व्यक्ति हैं। यह एक तरह से कह सकते हो ये काफी ज्यादा युद्ध प्रिय व्यक्ति हैं, युद्ध में इनका कोई तोड़ नहीं है, युद्ध में इनकी काफी ज्यादा साहसी होने के कारण इनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है और ये आयुधजीवी होने के कारण यानी युद्ध के क्षेत्र में इनके काम होने के कारण इनकी काफी ज्यादा डिमांड थी उस समय तत्कालीन समय में। तो आयुधजीवी थे और महाकाव्य में इनकी केवल इनकी योग्यता का वर्णन किया गया, न कि ये बताया गया कि आखिरकार ये आगे क्या करते थे। तो इनको आयुधजीवी बताया गया है। अब हम इसके आगे भी बात करते हैं कि इनको इस तरह का बता दिया गया कि आखिरकार ये आयुधजीवी हैं। अब इनकी शूरवीरता का वर्णन कर दिया गया है। पाणिनि जो है, पाणिनि भी इनको क्या कहा है? आयुधजीवी कहा है। पाणिनि ने आयुधजीवी ने कहा है कि आप लोग आयुधजीवी हैं, यानी युद्ध या फिर युद्ध के क्षेत्र में जो भी हथियार बनते हैं या उससे जुड़े हुए जो भी व्यापार है वो आप करते हैं, इसी से आपकी जीविका चलती है। तो पाणिनि इनके शूरवीरता का वर्णन करता है और इनके व्यवसाय का वर्णन करता है, परंतु इसकी शासन व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं करता है। वहीं पर महाकाव्य में भी, महाभारत में इसका उल्लेख शूरवीरता और आयुधजीवी होने के कारण मिलता है, न कि इसकी शासन सत्ता का उल्लेख वहां पर मिलता है। तो इससे पूर्व क्या है, उसका कोई स्पष्ट उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है।
अब ये होता है कि ये पूर्व सत्ता कहां थी, इनकी पूर्व सत्ता कहां थी? तो इनकी पूर्व सत्ता थी रावी व चिनाब नदी के मध्य। रावी और चिनाब नदी है, पंच नदियां हैं, पंजाब के 5 नदियों में से एक है रावी चिनाब, और रावी और चिनाब के बीच के भाग में यह निवास करती थी जनजाति, यानी एक तरह से उपजाऊ भूमि में ये निवास कर रही हैं। रावी और चिनाब के मुख्य रूप से उत्तरी भाग में यह निवास करती थी। ठीक है, तो ये सिंधु के ऊपरी क्षेत्र में निवास करी है। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, उनमें से रावी चिनाब के मध्य में ये निवास करती थी। परंतु वहां पर एक तरह से इनका राज्य था, गणतांत्रिक राज्य था। यहाँ पर इनका राज्य भी क्या है? गणतांत्रिक राज्य था, गणतांत्रिक राज्य था और आयुजीवी राज्य था। तो यहाँ पर वो शासन करती रही, परंतु हुआ क्या? कुछ समय पश्चात पे भारत पर आक्रमण होता है सिकंदर का। भारत पर आक्रमण होता है सिकंदर का। तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो आसपास के क्षेत्रों में उसने विजय अभियान किए थे। आसपास के क्षेत्रों में उसने विजय अभियान किए। मैं इसके आगे की बात करता हूँ, आखिर का विजय अभियान के पश्चात उन्होंने क्या किया। तो आसपास के क्षेत्रों में जब उसने विजय अभियान किए तो उसने सिकंदर ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही स्पष्ट तौर पर सिकंदर ने क्या किया? एक तरह से आक्रमण किया। आक्रमण कैसे किया कि जो मालव थे उन्होंने आसपास की जनजातियों के साथ मिलकर सिकंदर से आक्रमण करने के लिए योजना बनाई थी कि सिकंदर से आक्रमण करेंगे वो हम, या फिर वो हम पे आक्रमण कर देगा या हम। तो उन्होंने क्या किया? मालवों ने एक ट्रीटी की थी उस टाइम, और वो ट्रीटी फेल हो गई। सिकंदर ने अपनी चतुरता से उसे चतुराई से फेल कर दिया। जब वो फेल हो गया तो उसके पश्चात क्या है? सिकंदर जो है उन्होंने यानी उनके सहयोगों को अलग कर दिया। अब बच गए मालव अकेले। अब इन्होंने क्या किया कि मालव अकेले पड़ गए। युद्ध की डेट उन्होंने दूसरी डिसाइड कर रखी थी, परंतु सिकंदर ने अचानक आक्रमण कर दिया मालवों के ऊपर। अचानक आक्रमण कर दिया मालवों के ऊपर, और इस कारण क्या है? मालवों को पराजय मिली। अब मालव अचानक आक्रमण होने के बावजूद भी सिकंदर से बहुत भयंकर तरीके से इन्होंने युद्ध किया, क्योंकि आयुजीवी हैं, युद्ध प्रिय लोग हैं, तो युद्ध इनकी एक पहचान थी। इन्होंने बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा। उस समय यानी इनकी काफी ज्यादा वीरता के कारण, इनकी लड़ाई के कारण सिकंदर को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। युद्ध में इनको बहुत परेशानी उठानी पड़ी, परंतु आखिरकार क्या है? यह परास्त हो जाते हैं। परास्त हो गए। अब परास्त होने के पश्चात हुआ यह कि जैसे ही परास्त हुए, परास्त होने के बाद में एक बात कही गई इन्हें कि अब हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने, सिकंदर ने अपने, कह सकते हो कि अपनी खुन्नस या अपने मन की भड़ास निकालने के लिए मालव जो लोग थे, मालवल लोगों को यानी मारना काटना शुरू कर दिया उसने। जितने भी यानी स्त्री हो पुरुष हो उनकी सबकी हत्याएं करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार क्या है, जो सिकंदर था उसने बहुत भयंकर तरीके से अटैक किया और मालवों को परास्त करने के पश्चात उनका नरसंहार भी किया। पराजय अलग चीज होती है, नरसंहार अलग चीज होती है। तो जब उसने इस युद्ध में उसे जब कुछ सपोर्टिव नहीं लगा तो उसने क्या किया? नरसंहार करना शुरू कर दिया। अब नरसंहार शुरू हो चुका है, नरसंहार करना प्रारंभ कर दिया। तो इससे क्या है कि मालवों का मन यानी कह सकते हो कि काफी ज्यादा शुद्ध हो गया। कुछ समय तक उन्होंने वहां पर और निवास किया था। सिकंदर के समय के पश्चात भी उन्होंने कुछ समय वहां पर और निवास किया था, परंतु सिकंदर जैसे ही गया उसके पश्चात आ गए इंडो ग्रीक शासक आ गए। अब इंडो ग्रीक शासकों ने भी मालवों को परेशान किया। इंडो ग्रीक शासकों ने भी मालवों को परेशान किया। तो अब जब सिकंदर के आक्रमण होने के बाद में इंडो ग्रीक शासकों को परेशानी के कारण उन्होंने क्या है, वो स्थान छोड़कर वो कहाँ आ गए? राजस्थान आ गए। अब इंडो ग्रीक शासक भी उनको परास्त कर रहे हैं, उनको बार बार परेशान कर रहे हैं। तो परेशानी के कारण क्या है, ये मालव क्या है, पलायन कर गए और पलायन करके आ गए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के अंदर यह आ गए। अब राजस्थान आने के बाद में
राजस्थान आ गए। अब राजस्थान ये है आ गए, राजस्थान आने के बाद में इन्होंने टोंक, अजमेर और जो मेवाड़ क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया और वहां पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार क्या है कि सिकंदर के आक्रमण और इंडो ग्रीक शासकों के कारण जो मालव जनपद गणराज्य था वह वहां से पंजाब क्षेत्र से पलायन करके राजस्थान में आ गया था। ठीक है, अब सिकंदर और इंडो ग्रीक शासकों से परेशान होकर ही शिवी जनपद आया था, योद्धेय आए हैं, अर्जुनायन आए हैं और मालव जनपद। तो इस तरीके से 4 जनपद ये यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि यह सिकंदर के आक्रमण के कारण परेशान होकर यहाँ आए और आखिरकार इंडो ग्रीक शासक भी इन्हें परेशान करने लग गए। यहाँ पर आने के बाद में, राजस्थान आने के बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। उस समय कह सकते हो कि भारत एकजुट था भी नहीं, तो एकजुटता न होने के कारण इन्होंने बहुत आसानी से वहां पर राज्य स्थापित कर लिया। अब उनका राज्य काफी स्पष्ट था और राज्य उनका चल रहा था, तो इस प्रकार उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। परंतु उसके बाद में इन्हें पुनः दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इंडो ग्रीक शासकों तक हो गया हमारा कि इंडो ग्रीक शासकों से परेशान होकर ये राजस्थान आ गए। राजस्थान में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, परंतु यहाँ पर भी उन्हें चैन नहीं मिला। अब उनकी प्रॉब्लम दूसरी हो गई। अब यहाँ पर जो भारतीय राजा है वो उन्हें परेशान करना शुरू हो गए। हम अब आगे को पढ़ते हैं कि इसके पश्चात क्या हुआ कि इंडो ग्रीक शासकों से परेशान होकर ये कहां आ गए, राजस्थान आ गए। अब राजस्थान आने के बाद में इन्होंने क्या किया है, अब इसके बाद में इनका जो संघर्ष है, यानी इंडो ग्रीक शासकों के टाइम आ गए। अब इंडो ग्रीक शासकों के समय ही, यानी हम बात कर रहे हैं शुंग काल के बाद की बात कर रहे हैं, तो अब यहां पर इंडो ग्रीक शासकों के बाद में इनका हुआ शक क्षत्रपों से संघर्ष। किससे? शक क्षत्रपों से संघर्ष। उस समय 2 शक क्षत्रप थे, एक तो सौराष्ट्र और दूसरा उज्जैन। ठीक है, सौराष्ट्र में और उज्जैन में जो शक क्षत्रप थे उस समय 2 भागों में विभाजित थे। इस तरह से तीसरे भी थे जो पाकिस्तानी क्षेत्र में निवास कर रहे थे, परंतु हम इन 2 का अध्ययन यहां पर करेंगे। तो सौराष्ट्र क्षेत्र और जो उज्जैन क्षेत्र है वहां के शक क्षत्रप क्या है, परेशान करने लग गए मालवों को। मालव यहाँ पर जैसे इंडो ग्रीक शासकों के टाइम यहाँ पर आए, बस गए। बसावट के बाद में यहाँ पर इनको परेशानी उठानी पड़ी। शक क्षत्रपों ने इनको काफी ज्यादा परेशान किया। जब तक शक क्षत्रपों का शासन रहा भारत पर, तब तक मालव जो जनपद है उसको परेशानी उठानी ही पड़ी, युद्ध करना पड़ा बारों ने। अब इनमें क्या है, इनमें स्पष्ट वर्णन है, जो नासिक अभिलेख है, जो नासिक अभिलेख है उसमें वर्णन मिलता है शक वर्सेस मालवों के बीच। ठीक है, नासिक अभिलेख में शक और मालवों के संघर्ष का उल्लेख हमें मिलता है। कैसे मिलता है कि उस समय शक शासक था नहपान। ठीक है, नहपान ने दिग्विजय अभियान किया। नहपान ने क्या है, दिग्विजय अभियान किया और उन्होंने क्या किया कि मालव जनपद पर आक्रमण कर दिया। दिग्विजय अभियान करके उन्होंने क्या किया, मालव जनपद पर आक्रमण कर दिया। अब मालव जनपद पर आक्रमण कर दिया, मालव जनपद पर अधिकार हो गया। अब मालव जनपद पर जब अधिकार हो गया तो नहपान ने क्या, और यहां तक ही रोका नहीं, मालव जनपद के जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर विजय अभियान किया। और क्षेत्रों पर विजय अभियान करके नहपान कहां गया, पुष्कर गया। पुष्कर गया और वहां पर क्या करता है, दान करता है। ठीक है, दान पुण्य का काम वो वहां पर पुष्कर करता है। तो मालव जनपद पर विजय प्राप्त करने के पश्चात ही वह पुष्कर गया और वहां पर दान किया। अब लोग ये कहते हैं कि ना उसने मालव जनपद में विजय प्राप्त नहीं की, परंतु मुझे ये बात समझ में नहीं आती, फिर वो पुष्कर में दान पुण्य कार्य कर कैसे सकता है दूसरी जगह, वो तो दूसरे राज्य में था भी नहीं। अब मालव ऐसे गणराज्य हैं जो स्वाभिमानी थे, वो किसी और की अधीनता मानते नहीं, परंतु नहपान ने क्या है, आक्रमण किया और आक्रमण करके मालवों को बहुत बुरी तरीके से परास्त किया। अब हमें नहपान के कुछ सिक्के मालव जनपद के जो राज्य है वहां से हमें मिलते
हैं। तो ये साबित करता है कि यहाँ पर नहपान का शासन था। ठीक है, अब नहपान का शासन, मालवों को पराजित कर दिया। अब इसके बाद मालव क्या हुए, तो मालवों ने क्या है, पराजय के पश्चात नहपान की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी कहा जाता है कि उसके बाद में, क्योंकि वो काफी ज्यादा युद्धों से परेशान थे, तो उन्होंने क्या, नहपान की अधीनता स्वीकार कर दी। नहपान के बाद में आगे तक यह चलता रहा। इसके बाद में नहपान है, उसके बाद में अब नहपान ने आक्रमण कर लिया, अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु नहपान ने एक और काम किया। उसके बाद में नहपान ने एक और बार आक्रमण किया था, यानी एक ही आक्रमण नहीं किया है मालवों पे, उसने एक और बार आक्रमण किया है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से उसने यहाँ पर आक्रमण नहीं किया है। उसने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर आक्रमण नहीं किया था। तो उनका एक जो जवाई था उसका नाम था ऋषभदत्त। ऋषभदत्त ये था नहपान का दामाद। कौन था, नहपान का दामाद। और इसने भी क्या है, मालवों पर आक्रमण किया था। ऋषभदत्त की नेतृत्व की सेना ने मालवों पर आक्रमण किया था और उन्हें परास्त किया था। तो इस प्रकार क्या है, मालवों का शक क्षत्रपों के समय काफी ज्यादा संघर्ष रहा और नहपान के समय विशेष रूप से संघर्ष रहा। अब ऋषभदत्त ने जब आक्रमण कर दिया तो उसके पश्चात पूर्ण रूप से क्या है, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। अब मालव जनपद पूर्ण रूप से अधीन किसके हो गया है, शक क्षत्रपों के, शक क्षत्रपों के अधीन हो गया। अब इससे क्या है, शक क्षत्रपों का काफी ज्यादा प्रभाव बढ़ गया, मालवों के उनके अधीन हो गए। अब मालव गणराज्य वाले लोग हैं, वो कभी अधीनता किसी की मानते नहीं थे, वो राजा की अधीनता नहीं मानते। राजा भी वो चॉइसेबल था, वो चुनकर भेजते थे तब राजा बनते थे। तो ऐसे जो लोग हैं वो कभी अधीन किसी के रह नहीं सकते थे, परंतु कुछ समय तक उन्हें अधीन रहना पड़ा। अब जैसे ही इन क्षत्रपों, नहपान का समय समाप्त हुआ, नहपान का समय समाप्त हुआ, नहपान का समय समाप्त होने बाद में फिर किसका समय आता है, रुद्रदामन, जयदामन, इनका समय आता है। रुद्रदामन जयदामन का समय आता है। तो हमें जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख उस पर हमें वर्णन मिलता है कि आखिरकार रुद्रदामन और जयदामन के समय भी मालवों का संघर्ष हुआ, मालवों के साथ संघर्ष हुआ। तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें रुद्रदामन के विजय अभियानों का उल्लेख है। ये बात की गई कि आखिरकार उसने किस प्रकार आसपास के क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। तो रुद्रदामन ने मालव जनपद पर विजय प्राप्त की थी, आसपास के गणराज्यों को उसने परास्त किया था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और उस समय जो आसपास का गणराज्य था वो कौन सा था, मालव गणराज्य। तो रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में ये बात कहता है कि उसने आसपास के गणराज्यों पर, जनपदों पर विजय प्राप्त की थी। उसने विजय अभियान किए, दिग्विजय अभियान किए, राजस्थान तक उसकी सीमा विस्तृत थी। राजस्थान में मालव जनपद स्थित है और मालव जनपद पर भी उसने विजय प्राप्त की थी। तो मालव जनपद पर विजय प्राप्त करने का हमें अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। कैसे मिलता है कि वहां पे वो स्पष्ट नहीं कह रहा कि मैंने मालव जनपद को पराजित किया, न हमें रुद्रदामन के यहाँ सिक्के मिले, स्पष्ट रूप से हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला, परंतु रुद्रदामन ये बात कहता है कि उसने, उसकी जो राज्य सीमा है वो राजस्थान तक विस्तृत थी, राजस्थान के क्षेत्र, मरु क्षेत्र तक उसकी सीमा विस्तृत थी। तो उसने क्या है कि आसपास के क्षेत्रों पर जब विजय अभियान किए तो उसने काफी कुछ विजय अभियान ऐसे थे जिनके कारण हम कह सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि उसका अधिकार यहाँ पर था। अब हम आगे बात करते हैं कि रुद्रदामन के पश्चात जयदामन हुए और आगे तक यह चलता रहा। तो इस प्रकार कह सकते हैं, आगे कह सकते हैं रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय के समय तक, रुद्र सिंह तृतीय के समय तक जो है मालवों का शक क्षत्रपों के साथ में संघर्ष चलता रहा। तो रुद्र सिंह तृतीय के समय तक शक क्षत्रपों के साथ में इनका संघर्ष रेगुलरली चलता रहा। अब जब इतने समय तक इनका संघर्ष चल रहा है, उज्जैन के साथ में इनका शक क्षत्रपों के साथ संघर्ष मिल रहा है, रुद्रदामन के साथ इसका संघर्ष हुआ, जूनागढ़ अभिलेख ये बात कह रहा है। अब इनका केवल जूनागढ़ अभिलेख में शक क्षत्रपों के साथ संघर्ष होने से उनकी अधीनता मान ली गई, उनकी अधीनता मान ली गई, परंतु बीच में इनको स्वतंत्र होने का भी एक समय मिला था, परंतु फिर इनके लिए परेशानी बन गए दूसरे लोग। परेशानी कौन बने, अब मैं आपको इसका अगला बताता हूं। शक क्षत्रपों के साथ संघर्ष हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके कुषाणों के साथ संघर्ष।
अब जैसे शक क्षत्रपों की शक्ति कमजोर हुई, उसके पश्चात में सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? कुषाणों के हाथ में। कुषाण भी कहाँ तक? मथुरा तक अभियान करते हैं, मथुरा तक उन्होंने विजय प्राप्त की है। अब उन्होंने जब उसमें मथुरा पर विजय प्राप्त की है, आसपास के उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्र को जीता है, तो उन्होंने राजस्थान पर भी आक्रमण किया था। तो कुषाणों के भी आक्रमण होना शुरू हो गए थे राजस्थान पर। इस प्रकार मालव जनपद को कुषाणों से भी संघर्ष करना पड़ा था। तो कुषाणों के कारण क्या है, काफी समय तक कह सकते हो कि एक तरफ तो कुषाण और दूसरी तरफ शक क्षत्रप, तो दोनों शक्तियों ने मालव जनपद को काफी परेशान किया, क्योंकि एक छोटा सा गणराज्य था, राजतंत्र था नहीं, तो लोग सोचते थे कि आखिरकार हम इसे आसानी से समाप्त कर देंगे। तो इसी कारण क्या है, उन्होंने बार बार अटैक किए थे यहाँ पर। अब बार बार अटैक करने के पश्चात भी वह इस पर स्पष्ट रूप से विजय प्राप्त नहीं कर पाए। अब उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की, वहां पर विजय प्राप्त नहीं की कुषाणों ने, तो उन्होंने बार बार अटैक कर रहे, पर उससे क्या हो, परेशानी खड़ी हुई। परंतु मालव जनपद जो है उसने कभी भी कुषाणों की अधीनता स्वीकार नहीं की। हाँ, कुछ समय तक उनको आक्रमण कारण परेशानियां झेलनी पड़ी, परंतु स्पष्ट रूप से उन्होंने कुषाणों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो कुषाणों के साथ उनका संघर्ष केवल इतना ही रहा। अब हम बात करते हैं कुषाणों, और इनके बाद में हम बात करते हैं गुप्तों से संघर्ष। ठीक है, मालव जनपद का गुप्तों के साथ भी संघर्ष हुआ। तो मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि गुप्तों ने काफी समय तक आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार रखा, परंतु गुप्तों से संघर्ष की पुष्टि कहां हो रही है? प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जो है वो है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की यह प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ये बात कहता है कि मैंने दिग्विजय अभियान की और आसपास के सभी जो जनजातियां हैं उनको अपने अधीन किया, और इसके अतिरिक्त जो गणराज्य थे, राज्य थे, जनपद थे, उन सभी पर भी मैंने विजय अभियान किए और उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। तो इसकी पुष्टि हमें होती है कि उसने मालव जनपद पर भी विजय प्राप्त की और मालव जनपद को भी अपनी अधीनता में ले आया। ठीक है, और इन्होंने जो है मालव जनपद पर अधिकार करके उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, और कुछ समय तक वो मुगलों, इन गुप्तों के अधीन रहे। और कहा जाए तो अब जब समुद्रगुप्त का शासन आया तो उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी, उन्होंने क्या है कि शासन अपने हाथों में ले लिया, और मालव जनपद अब बिल्कुल ही लगभग समाप्त हो चुका था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में हमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर मालव जो जनपद है उस पर क्या है, गुप्तों का अधिकार हो चुका था। गुप्तों ने वहां पर अधिकार कर लिया, गुप्तों ने वहां पर शासन स्थापित कर लिया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि उसने उनको बिल्कुल यानी पराजित किया था। अब समुद्रगुप्त ने जो उत्तर भारत है वहां पर समूलोच्छेदन यानी राज्यों का समूल रूप से नाश करने की नीति अपनाई थी। उसने जैसे दक्षिण भारत में धर्म यानी कह सकते हो धर्म ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अपनाई थी, यानी धर्म के अनुरूप उसने नीति आई, उसने ग्रहण किया और फिर उन्होंने याचना की तो उनको मोक्ष यानी मुक्ति भी दे दी, उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। दक्षिण भारत में उन्होंने ये अपनी नीति अपनाई, परंतु उत्तर भारत में समूलोच्छेदन यानी मूल जो है, जो जड़ होती है, उसका समूल रूप से नाश करवा दिया। और इस प्रकार समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति साक्ष्य मिलता है कि मानव जनपद पर उसने विजय प्राप्त की थी। फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तक हमें यहाँ पे यही प्राप्त होता है। अब इसके पश्चात इनके पश्चात हुआ हूणों का आक्रमण, और जब हूणों का आक्रमण हुआ तो उस समय तक मालव जनपद पूर्ण नष्ट हो चुका था। हूणों के आक्रमण ने मालव जनपद को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। तो हूण ऐसी जनजाति थी जिन्होंने भारत पर जब आक्रमण किया तो वहां पर उन्होंने यानी इतनी बर्बर जाति थी उस समय की, उन्होंने जब आक्रमण किया तो समूल नाश सबका। तो इस प्रकार कहा जाता है कि मालव जनपद का जो अंत है वो हूणों के आक्रमण के समय पूर्ण रूप से हो जाता है। जहां गुप्तों के समय उसकी गुंजाइश रहती है, परंतु हूणों के आक्रमण के पश्चात में तो वो गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जो मालव जनपद है उसका पूर्ण अंत हूणों के आक्रमण के पश्चात होता है। तो हूणों के आक्रमण के पश्चात में मालव जनपद का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके पतन के कारण। पतन के कारण तो
साम्राज्यवाद, यानी अपने साम्राज्य के विस्तार की भावना के कारण क्या है कि बड़े बड़े राज्य अब छोटे छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। और मालव जनपद एक छोटा सा राज्य था, तो शक राजा, कुषाण राजा, गुप्त, हूण, ये क्या है कि मालव जैसे छोटे से गणराज्य को परास्त करके अपने राज्य में सम्मिलित करना चाहते थे, तो साम्राज्यवाद की भावना। दूसरा है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, तो विदेशी आक्रमण में मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे हूण आक्रमण। जो हूणों का आक्रमण हुआ उसके कारण क्या है, इनका अंत हुआ था। हूणों के आक्रमण से इनका पूर्ण रूप से समूल नाश हो चुका था। तीसरा है पड़ोसी शक्तिशाली राज्यों से संघर्ष, यानी पड़ोस के जो भी शक्तिशाली राज्य थे उनके साथ इसका संघर्ष रहा। कौन कौन है? कुषाण, शक, गुप्त, इनके साथ इसका संघर्ष लगातार चलता रहा, जिसके कारण क्या है, इनका अंत हो गया। अब जो चौथा कारण है, सशक्त सेना का अभाव। इनके पास क्या है कि इनका छोटा सा राज्य था, तो इनकी सेना इतनी ज्यादा सशक्त नहीं थी जितना कि और राज्यों की थी, तो एक सशक्त सेना का यहाँ पर अभाव देखा जाता है। पांचवा, मालव जनपद का गणराज्य होना। मालव जनपद एक गणराज्य था, तो उसे क्या सभी की सहमति के अनुसार कार्य करना पड़ता था। तो वो क्या है, जो डिसीजन होता था वो काफी जगह एक कैसे काफी लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था, काफी लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। तो इसके कारण क्या है, कई बार डिसीजन क्या है कि किसी खुशी या किसी से कोई आपका अगर झगड़ा हो तो उसके कारण वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो इसी कारण नहीं हो पाता। अगर राजतंत्र होता या एक राजा का राज्य होता तो वो अपने राज्य को बचाने के लिए सब कुछ करता, परंतु ये क्या है, सभी लोगों का भाग था इसमें कुछ ना कुछ, तो सभी लोगों के आपसी मतभेदों के कारण भी क्या है कि यह कमजोर पड़ गए। तो ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण क्या है, मालव जनपद का अंत हो जाता है। अब हम बात करते हैं मालव जनपद का इस प्रकार से अंत हो जाता है, फिर इसके अतिरिक्त और कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे हमें अध्ययन करना चाहिए। मालव जनपद से जुड़े हुए हमने यानी उसका इतिहास पढ़ लिया है, इतिहास के अतिरिक्त हमने यहाँ पर उनके कारण पढ़ लिए हैं। अब कारण पढ़ने के बाद में हम इससे जुड़ी हुई और चीज़ों का भी अध्ययन कर लेते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमें क्या है, मालव जनपद के कह सकते हो समाज, संस्कृति और आसपास की चीज़ों के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो हम बात करते हैं इस समय के समाज के बारे में, ठीक है। तो यह एक आयुधजीवी है, तो समाज का वर्णन कौन कर रहा है, महाभारत कर रहा है और पाणिनि। महाभारत और पाणिनि इसका वर्णन करते हैं, ठीक है। तो महाभारत और पाणिनि मालव जनपद के समाज का वर्णन करते हैं। क्या बोलते हैं ये? तो बोलते हैं कि साहसी, युद्ध प्रिय लोग थे, ये साहसी हैं, युद्ध प्रिय लोग हैं। पाणिनि क्या बोलता है? आयुधजीवी है, आयुधजीवी है। अब बात करते हैं आयुधजीवी। तो आयुधजीवी मतलब जो आयुध होता है, मतलब शस्त्र, अस्त्र शस्त्र थे, उनसे जीविका कमाने वाले। तो इस प्रकार ये भी युद्ध प्रिय है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये जो लोग हैं, इनका समाज है वो क्या था? योद्धा था, यानी सैनिकों का समाज था, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो सैनिकों और युद्ध में ज्यादा था। फिर दूसरी बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रचलित थी। अलग अलग लोगों ने यहाँ पे क्या है, अलग अलग व्यवस्थाएं प्रचलित की थी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ यहाँ पर कि इन लोगों ने पंजाब की संस्कृति देखी थी, सिकंदर का समय देखा था, इंडो ग्रीक शासकों का समय देखा है, कुषाणों का समय देखा है, शक क्षत्रपों के अधीन रहे हैं, कुषाणों के अधीन रहे हैं, गुप्तों के अधीन रहे हैं, हूणों का आक्रमण हुआ। तो काफी ज्यादा क्या है कि काफी ज्यादा मिश्रित संस्कृति यहाँ पर थी, मिश्रित
संस्कृति यहाँ पर विद्यमान थी। तो यहाँ पर जो समाज का जो है वो रूप काफी ज्यादा मिश्रित था। तो समाज में यहाँ पर हमें मिश्रण दिखाई देता है। मुख्यतः क्या है, यह जो है वो पूजा किसकी करते हैं, यह मुख्य उपासक हैं बुद्ध के और हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के उपासक थे और दूसरे ये बुद्ध को भी मानते थे। तो मालव जनपद मुख्यतः बुद्ध और जो हिंदू धर्म है उनका पालन करता था। तो उस समय का समाज मुख्यतः ये आस्था रखता था, बुद्ध को मानते थे और हिंदू धर्म में वो विश्वास रखते थे। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि इनके अतिरिक्त उसको क्या करते थे। समाज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे करते हैं। मालव जो जनपद है आखिरकार उसका समाज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि वहां के सिक्के के बारे में। सिक्के तो हमें बहुत अधिक मात्रा में, हजारों की संख्या में मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मालव जो सिक्के हमें वो बहुतायत मात्रा में हमें प्राप्त हुए हैं। अब बहुतायत मात्रा की मैं बात करूं तो कितनी मात्रा, हम अगर किसी चीज की बात करें कि आखिरकार हमें कोई चीज मिली है तो कितनी मिली है, तो लगभग 6000 सिक्के हमें मालव जनपद के प्राप्त हुए हैं। यानी केवल मालव की बात की जाए तो मालव जनपद के सिक्के हमें लगभग 6000 मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं? 6000 सिक्के हमें मिले। ठीक है, मुख्य रूप से ये कहाँ मिले हैं ये मैं आपको आगे बताता रहूंगा। मुख्य रूप से ये मिले हैं उनियार और रेड। उनियार और रेड ये दो स्थल है जहां से हमें ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। उनियार और रेड नामक दो स्थलों से हमें क्या है, मालव जनपद के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। अब ये स्थान हो गए, ठीक है, जिनमें रेड में हमें सबसे अधिक प्राप्त हुए और उसके बाद में जो दूसरे सबसे अधिक सिक्के हमें मिले उनियार के में मिले। अब यह जो दोनों क्षेत्र हैं इन दोनों के अतिरिक्त और क्या मिला है, इन दोनों क्षेत्रों में हमें किस धातु के सिक्के मिले। आखिरकार हम बात करते हैं किस धातु के यहाँ पे सिक्के प्रचलित थे। आखिर धातु बताना भी आवश्यक है कि आखिर किस धातु के सिक्के थे। तो हमें यहाँ पर तांबे के सिक्के मिले, तांबे के सिक्के मिले हैं। जो भी हमें मालव जनपद के सिक्के मिले वो मोस्टली कौन से हैं, तांबे के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। तो मालव जनपद में जो सिक्के हमें प्रचलित दिखाई देते हैं वो कौन से हैं, तांबे के सिक्के प्रचलित हैं। ठीक है, अब जो तांबे के सिक्के हमें प्रचलित है उनियार और रेड से मिले हैं, लगभग 6000 हमें सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। तो सिक्कों की इतनी ज्यादा बहुलता हमें और कहीं दिखाई नहीं देती है। अब हम बात करते हैं कि धातु की पता चल गया, स्थान पता चल गया, अब इनके सिक्के हो गए। अब इन पर अंकन क्या है, इन पर अंकन क्या है, तो इन पर चित्र भी है और लिपि भी है, चित्र भी है और लिपि भी है। तो मुख्यतः इन पे जो लिपि अंकित है वो ब्राह्मी लिपि अंकित है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि यहाँ पर अंकित है और चित्र कौन से हैं, चित्र यहाँ पर है जैसे अलग अलग देवताओं के चित्र हुए उनसे जुड़े हुए चिन्हों के यहाँ पे चित्र है। तो लिपि यहाँ पर कौन से मिले, मोस्टली हमें ब्राह्मी लिपि लिखी हुई मिली है। अब लिपि के साथ में हमें क्या लेख मिले, लेख यहाँ पर हमें इस पे लिखे हुए मिले हैं, नाम लिखे हुए हमें इन सिक्कों पर प्राप्त होते हैं। तो जो मालव जो जनपद है उसमें हमें उनके सिक्कों पर क्या है, लेख लिखे हुए प्राप्त होते हैं, कुछ न कुछ नाम लिखा हुआ हमें प्राप्त होता है। केवल चित्र ही प्राप्त नहीं हुए, उन पर हमें उसके लेख भी प्राप्त होते हैं। इन पर जो लिपि अंकित है वो ब्राह्मी लिपि अंकित है, इन पर कुछ चित्र भी अंकित हैं, या कह सकते हो कुछ चिन्ह अंकित है। चित्र को हम ऑब्लिक में डालें तो चिन्ह भी अंकित है। तो इस प्रकार क्या कहते हो, कला की दृष्टि से जो मालव के जो सिक्के हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो मालव जो सिक्के हैं उनका महत्वपूर्ण क्यों होना है, क्योंकि वो काफी ज्यादा काम के हैं। अब मैं आगे बात करता हूं कैसे है। उनके सिक्कों पर जो लेख मिले हैं वो मिला है माष्प, मजपेश,
ठीक है, माप, माप मजपेश, ऐसे नाम हमें वहां पर लिखे हुए मिले हैं। तो ये उस पे लिखे हुए नाम मिले हैं। मालव जनपदस्य, यह भी हमें वहां पर लिखा हुआ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के लेख हमें वहां पर लिखे हुए प्राप्त होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जब माप, मजपेश, ऐसे जो नाम लिखे मिलते हैं, ये किसके हो सकते हैं? ये कह सकते हैं कि उस समय के शासकों के हो सकते हैं। ठीक है, और एक नाम जो मुख्यतः जो सबसे अधिक, सर्वाधिक जो अंकन मिला है, सर्वाधिक अंकन जो मिला है वो मिला है मालवानाम जय, यानी मालवों की जय हो, मालवानाम जय, इसका सर्वाधिक अंकन हमें वहां पर दिखाई देता है। माप मजपेश, मालव जनपदस्य और मालवानाम जयम, तो मालवों की जय हो, हमेशा इनकी जय हो, इसका उल्लेख हमें क्या है? सिक्कों पर प्राप्त होता है। ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है। अब चित्र पे हम बात करते हैं। तो चित्र हम बोलते हैं, यहाँ पे ये बुद्ध को भी मानते थे और ये हिंदू धर्म में भी बिलीव रखते थे। बुद्ध को भी मान रहे हैं, हिंदू धर्म को भी मान रहे हैं। अब इनमें बुद्ध के तौर पे इन्होंने क्या है, जो बोधि वृक्ष है और बोधि सत्व है, इसका अंकन मिला। बोधि सत्व और बोधि वृक्ष का अंकन हमें उनके सिक्कों पर प्राप्त होता है। बोधि वृक्ष और बोधि सत्वों का अंकन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्पष्ट तौर पे हमें क्या है, वहां पे बोधि वृक्षों और बोधि सत्वों का अंकन हमें दिखाई देता है। तो बुद्ध की और उनका आकर्षण हमें पता चल रहा है। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म के तौर पे। तो हमें यहाँ पर अग्नि, पर्वत, सूर्य, और हम बात कर सकते हैं कि वृक्ष, राजा की आकृति इत्यादि प्रकार की चीजें हमें वहां पर अंकित मिलती है। यानी हमें वहां पर अग्नि का मिलता है, हमें पर्वत का मिलता है, हमें जल का मिलता है, जल का भी, जल कुंड का भी हमें कुछ चिन्ह मिला है। अग्नि हुआ, पर्वत हुआ, सूर्य हुआ, वृक्ष हुआ, राजा की आकृति का चिन्ह हुआ, यानी उसकी मुख की आकृति का हमें चिन्ह है, वो हमें मिलता है। मुख्य रूप से ऐसे चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं। और वहां पे बुद्ध से जुड़े हुए हमें बोधिसत्व प्राप्त हो रहे हैं। और बोधिसत्व के अतिरिक्त हमें क्या है, बोधि वृक्ष भी वहां पर दिखाई देता है। तो हमें बोधि वृक्ष भी दिखाई दे रहा है और हमें बोधिसत्व भी दिखाई दे रहा है। यानी महात्मा बुद्ध को भी मान रहे हैं, हिंदू धर्म को भी मानते हैं। तो महात्मा बुद्ध का ये पालन कर रहे हैं और किसका पालन कर रहे हैं? हिंदू धर्म का। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, जब बात कर रहे हैं तो यह हमें स्पष्ट हो जाता है कि कुषाणों और शक क्षत्रपों के समय भी इसी प्रकार का हमें क्या है, उल्लेख दिखाई देता है। कुषाणों के समय भी हमें इसी प्रकार का उल्लेख दिखाई देता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कुषाण क्या है, कनिष्क के समय बौद्ध संगीति आयोजित हुई है, तो शायद कुषाणों के प्रभाव में आकर या कुछ बौद्ध रिलीजन के कारण, बौद्धों के प्रचार प्रसार के कारण जो मालव है वो बुद्ध की ओर आकृष्ट हुए और उन्होंने अपने सिक्कों में बुद्ध का अंकन किया था। तो इस प्रकार अंकन मिलता है। तो महात्मा बुद्ध का अंकन मिल जाता है। अब महात्मा बुद्ध का अंकन हो गया, अग्नि, सूर्य, पर्वत, इनका सबका अंकन हमें हिंदू धर्म की ओर दिखाता है। मालवानाम जय, मालव जनपदस्य, माप मजशेष, ऐसा अंकन लिखा हुआ मिल रहा है। ब्राह्मी लिपि मुख्यतः मिल रही है। तांबे की धातु के हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे की, इसका अगला पॉइंट कौन सा है, जो एक न्यू टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। मालव संवत कब शुरू हुआ? 57 ईसा पूर्व में। मालव संवत जो शुरू हुआ है वो हुआ है 57 ईसा पूर्व में, यानी ईसवी सन से 57 साल पहले शुरू हुआ है, जो क्या है, मालव संवत कहलाता है। अब हम जो मालव संवत है उसको किन किन नामों से जानते हैं? इसको विक्रम संवत भी बोलते हैं, ठीक है। इसको
पहलव संवत भी बोलते हैं और मालव संवत भी इसको बोला जाता है। अब मैं आपको बताता हूं आखिरकार यह क्या हुआ कि जो मालव संवत है 57 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत होती है, और यह जब शुरुआत होती है इसकी, तो इसकी शुरुआत के पश्चात यह मुख्य रूप से इसका प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग किया है मालव जनपद ने। मालव जनपद जब यहाँ पर आ गए, राजस्थान में आ गए, तब कहा जाता है कि अपने स्थायी होने के पश्चात इन्होंने यहाँ पर यह जनपद, इसी जनपद में उन्होंने मालव संवत की शुरुआत की, जिसे आगे जाकर विक्रम संवत कहा जाने लग गया, और महाराजा विक्रमादित्य या विक्रम ने इसको फॉलो किया। इसी कारण इसको विक्रम संवत भी बोला जाता है। और इसको एक और नाम क्या दिया जाता है? पहलव संवत। तो पहलवों ने भी इसी संवत का प्रयोग किया, इस कारण इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। मालव संवत, विक्रम संवत और जो पहला संवत है, इन तीनों की तिथियां एक ही है, 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व इनकी तिथि है। तो इस प्रकार क्या है, इनका काफी ज्यादा उल्लेख हमें मिलता है। अब इसका कारण बताऊं, इनका मालव संवत इनको प्राचीन क्यों मानते हैं? मालव लोगों ने इसकी शुरुआत क्यों की है? इसका साक्ष्य क्या है? बड़वा का यूप स्तंभ लेख है। बड़वा का यूप स्तंभ लेख है, जो लगभग 268 ईसा पूर्व का है। 268 ईसा पूर्व का है। तो उससे ये पता चलता है कि आखिरकार यह जो है, इससे मालव संवत उसमें उत्कीर्ण है। तो उससे क्या डेटों में जब हम निकाला, तो वो मालवों का यूप स्तंभ है। मालवों का यूप स्तंभ ये सिद्ध करता है कि वो इस संवत का प्रयोग करते थे। तो उस समय तक तो महाराजा विक्रमादित्य हुए नहीं थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मालवों की ही देन है मालव संवत। अब मालव ने ये मालव संवत जब शुरू किया है, तो ये क्या है, भारतीय इतिहास का एक ऐसा संवत है जिसने इसको कंटिन्यूसली आज भी प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आज भी हमारे कैलेंडर में विक्रम संवत लिखा हुआ आता है, उसमें से 57 माइनस करोगे तो आज 2021 की डेट आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, 57 ईसा पूर्व से ये मालव संवत, जैसे विक्रम संवत, वल्लभी संवत, इसको वल्लभी संवत भी कहते हैं, इसको वल्लभी संवत भी बोला जाता है। वल्लभी संवत, पल्लव संवत, विक्रम संवत, मालव संवत, ये एक ही संवत है, परंतु बस इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से बोला जाने लग गया। अलग अलग शासकों ने इन्होंने अपना अपना नाम देना शुरू कर दिया, जबकि मालवों ने इस संवत की शुरुआत की थी 57 ईसा पूर्व में। मालव संवत प्रयोग में आया और इसके प्रमुख जनक हैं। मालवों ने ही क्या है, इस संवत को प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार मालव संवत और उनके सिक्कों के कारण मालव भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। मालव संवत के कारण ही यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। मालव संवत एक ऐसा संवत था जिसने भारतीय इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया। आज तक हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं, आज तक हम मालव संवत को फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक कारण हुआ, एक हमारे पास एक पर्याप्त कारण है कि आखिरकार जो मालव है, मालव संवत है, उसने भारतीय इतिहास को बहुत कुछ प्रदान किया है। तो मालव संवत हमारा जो टॉपिक है वो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है कि मालव संवत के कारण ये चीजें शुरू हुई है। तो हमारा मालव संवत कंप्लीट हो चुका है, शिवी भी कंप्लीट हो चुका है, मत्स्य जनपद भी कंप्लीट हो चुका है। इनमें से मोस्टली जो न्यू टाइप या कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो मालव और शिवी में से बन जाते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मत्स्य जनपद पर बनता है। तो मत्स्य जनपद पर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। फिर हमने अब देखिए आपके सिलेबस में जैसे दिया हुआ पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र पाषाण काल, तो इस सभ्यता का समय है, परंतु इनमें से जो क्वेश्चन आता है मैंने वो उठाए हैं आपके। तो जैसे शिवी, मत्स्य और मालव, इनमें क्वेश्चन बनते हैं, इनका अलग अलग पढ़ाया। फिर मैंने सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह कालीबंगा, उनका अलग से पढ़ा दिया। अब ताम्र पाषाण है जिसमें मैंने आपको आहड़, गणेश्वर, बालाथल ये पढ़ा दिया। अब जो उसमें आपका पाषाण काल से जुड़ा हुआ बागोर है, तो बागोर भी आपका कंप्लीट हो चुका। तो इस तरीके से हमने इस वीक के अंदर हमने रेगुलरली कितने हैं, लगभग जो 4 मोस्टली चैप्टर हैं, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र पाषाण काल और जो हमारा ये है
जनपदों का, ये जनपदों तक का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम देखें तो हमारे एंशियंट हिस्ट्री का लगभग पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे जो अब हमारे नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसमें हम मोस्टली डिस्कशन करेंगे वो है कि राजपूतों की उत्पत्ति कब होती है, फिर हम मेवाड़ और अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो अभी हमारा लगभग जो है अध्ययन हमने एंशियंट हिस्ट्री के पर्पज से पूरा कर लिया है।